कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। जो चल रही है वो गाड़ी है। जो चक्र घूम रहा है, जो पहिया घूम रहा है, यानी रफ्तार है। और रफ्तार है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो इकोनॉमी है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ जावेद अख्तर के स्टाइल में? इसलिए क्योंकि आज हम बातचीत करेंगे ऑटो सेक्टर की। कैसे इस सेक्टर को समझा जाए। अगर आप एक निवेशक हैं तो ये सबसे ल्यूक्रेटिव सेक्टर लगता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, इसमें गुड क्वालिटी कंपनीज हैं, सेक्टर बहुत बड़ा है, और इसमें निवेश की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें काफी बदलाव भी हो रहे हैं। तो आज इसी ऑटो सेक्टर को हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस तरह की बेहतरीन शोज देखने को मिले। इससे पहले मैं बैंक के बारे में, एफएमसीजी के बारे में और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में ऐसे ही शोज जारी कर चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि ऑटो सेक्टर है क्या और इसको कैसे समझा जाए। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग चलते हैं। इस शो में हमने जैसा कि प्रॉमिस किया कि बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑटो सेक्टर है क्या, किस बला का नाम है ये। तो ऑटो सेक्टर में बेसिकली तीन तरह की कंपनियां होती हैं। एक वो कंपनी होती है जो गाड़ी बनाते हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, जो कंप्लीट गाड़ी आप देखते हैं। दूसरे होते हैं जो उसके ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, कल पुर्जे बनाते हैं, उनको सप्लाइंग कंपोनेंट्स में कहा जाता है। और तीसरी तरीके की कंपनियां होती हैं जो सर्विसिंग करती हैं और गाड़ियां बेचती हैं। तो तीन कैटेगरी हो गई, एक जो गाड़ी बनाते हैं, एक जो कल पुर्जे बनाते हैं, और एक जो उनको फिर बेचते हैं और सर्विस करते हैं। ये सेक्टर एक बिल्कुल सिक्लिकल सेक्टर है, जिसमें कंजम्पशन ड्राइव करता है इसको, और बहुत सारे फैक्टर्स इस सेक्टर को ड्राइव करते हैं, इसकी ग्रोथ को स्लो या तेज करते हैं। और जीडीपी, इनकम, सेंटिमेंट, इन सब से इस सेक्टर पे बहुत असर पड़ता है। कोई फेस्टिवल आ गया तो असर पड़ता है, मानसून आ गया तो असर पड़ता है, दिवाली के समय आप लोग गाड़ियां खरीदते हैं, दशहरे में गाड़ियां खरीदते हैं, धनतेरस में लोग गाड़ियां खरीदते हैं, मानसून खराब हो गया तो ट्रैक्टर की बिक्री कम हो गई। ये बहुत ही सेंसिटिव और सिक्लिकल सेक्टर है, इसलिए इसका कंपैरिजन भी हमेशा जब भी किया जाता है तो वाईओ वाई किया जाता है, नहीं साल दर साल। यानी जो थर्ड क्वार्टर है उसका तुलना थर्ड क्वार्टर से की जाएगी, क्योंकि हर साल थर्ड क्वार्टर में ही सारे बड़े फेस्टिवल्स आते हैं। तो ये मोटी मोटी एक तरीके से ऑटो सेक्टर है। तीन प्रकार की इसमें कंपनी होती है। एक नजर इसकी प्रोफाइल पे डालते हैं कि क्या है, साइज प्रोफाइल क्या है। तो ये इंडस्ट्री 20 लाख करोड़ रुपए की है, लगभग लगभग $250 बिलियन की। बहुत बड़ा साइज है ये। अकेले इस सेक्टर से लगभग लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए जीएसटी में कंट्रीब्यूट होते हैं। जो गाड़ियां बिकती हैं, सामान बिकता है, उसका टोटल जीएसटी कलेक्शन का 15% आपको ऑटो सेक्टर से मिलता है। 3 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां ये सेक्टर देता है, जिसमें 42 लाख लोग तो सीधे कंपनियों में काम करते हैं, और करीब पौने 3 करोड़ लोग जो है इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो बड़ा जॉब क्रिएटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर भी है कंट्री का। एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां भारत से। $37 बिलियन का यहां से एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 53 लाख यूनिट्स जो है व्हीकल्स की, जो जिसमें पीवी, सीवी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब है। सोचो 53 लाख गाड़ियां हर साल यहां से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो $250 बिलियन का मार्केट साइज, उसमें से $37 बिलियन का एक्सपोर्ट है, बाकी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन है। ग्लोबल रैंकिंग क्या है? हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, और देखिए इसे टू व्हीलर में नंबर 1 इन द वर्ल्ड, थ्री व्हीलर में नंबर 1 इन द वर्ल्ड, पैसेंजर व्हीकल में नंबर 3 इन द वर्ल्ड, और कमर्शियल व्हीकल में नंबर 3 इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके का साइज और डोमिनेंस है इस सेक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, इसलिए इसको धीरे धीरे विस्तार से समझेंगे। मिस मत करिएगा एक भी स्लाइड, क्योंकि कंटिन्यूएशन में स्लाइड बनी हुई है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। तो तीन तरह की हमने कंपनियां समझी, एक जो गाड़ी बनाते हैं, एक जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, तीसरे जो सर्विस करते और बेचते हैं। एक टर्म आपने बहुत सुना होगा, ओईएम्स का, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब ये क्या मतलब है भाई? ये क्या हुआ? ये कौन सी कंपनियां हैं? जो कंपनियां फाइनली बनाती हैं गाड़ी को,
जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, इनको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है। ओईएम शब्द जो आपने सुना होगा, इनको बोला जाता है। फिर जो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी होती है, जिनको ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी कहते हैं, उनको एंसिलरी बोलते हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज। इसमें वो कंपनियां जो पार्ट्स बनाती हैं, जैसे इंजन बना रहा, कोई टायर बना रहा, कोई बैटरी बना रहा, कोई शाफ्ट बना रहा, कोई प्लग बना रहा है, कोई विंडशील्ड बना रहा है, कोई रिम बना रहा है, कोई रिम के अंदर जो लोहा लगता है वो बना रहा है। बहुत सारी, एक गाड़ी में कितने पार्ट्स लगते हैं, तो जो वो बनाते हैं वो ऑटो एंसिलरीज है। तीसरा एक और नया सेगमेंट आ गया है जिसको ईवी इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये फ्यूचर सेगमेंट आपने आजकल बहुत सुना होगा, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी जो बैटरी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, पावर से चलती हैं। इसमें बैटरीज है, चार्जिंग इंफ्रा है, सॉफ्टवेयर है, न्यू डिसरप्शन का एक पूरा जोन एक क्रिएट हो गया है। ये मोटा मोटा ऑटो का स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसको जरा देखते हैं सेगमेंट कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो एक पैसेंजर व्हीकल, अब जैसे जो ओईएम्स हैं उसके अंदर भी सेगमेंटेशन है। ओईएम में एक पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट होगा, जिसमें कार और एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जैसे आपने बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियां देखी हो ना, नाम के लिए से टाटा की बहुत सारी गाड़ियां हैं, सफारी है, फॉर्च्यूनर है, ये सब एसयूवीज आ गई। मारुति की अर्टिगा है, वैगन आर है, ये सब छोटी गाड़ियों में आ गई। इनको बोलते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। इसमें क्या है, दो तरह की, एक एसयूवी है और एक नॉर्मल कार है। फिर एक होता है कमर्शियल सेक्टर, जिसमें ट्रक, बस, मिनी बस, या जो छोटा हाथी, बड़ा हाथी, ये सब जो बनते हैं, इनको बोलते हैं कमर्शियल सेगमेंट। इसमें छोटी गाड़ियां भी होती, बड़ी गाड़ियां भी होती, इसको ना क्या 24 डाला ट्रक, बड़े वाले ट्रक होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनमें 8, 10, 12 टायर लगे होते हैं। या एकदम छोटा जो आपका अशोक लीलैंड का एक छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, वो सब कमर्शियल व्हीकल में आते हैं। ये सेगमेंट प्रॉक्सी टू इकोनॉमी और इंफ्रा है। मैंने क्या कहा था शुरू में, चलती कराम गाड़ी। अगर सड़क पे गाड़ियां बहुत चलती हुई आपको दिख रही हैं, कमर्शियल व्हीकल, ट्रक बहुत गुजरते हुए दिख रहे हैं, आप किसी हाईवे पे खड़े होइए और देखिए खूब ट्रक गुजर रहे हैं, इसका मतलब कि इकोनॉमी चल रही है, पहिया घूम रहा है, चक्र चल रहा है। सिंबलाइज करते हैं, कई फैक्ट्रियों के बाहर देखो तो वैसे चक्र का निशान बना रहता है। तो आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया में सरकार ने जो बनाया था, तो उसमें कई सारे व्हील्स बने थे जो मूव करते रहते थे, यानी चक्र, पहिया घूम रहा है। टू व्हीलर्स में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाई जाती, सबसे ज्यादा बेची जाती, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती, इसमें रूरल मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। और एंट्री लेवल का मार्केट सब, एंट्री लेवल मतलब क्या हुआ, 1 लाख तक की बाइक, जो एक जमाने में पहले 30,000 की मिलती, तब नॉर्मल रेट 80, 70, 80, 90 हजार हो गया, उसको बोलते हैं एंट्री लेवल। जो उससे ऊपर चली गई, 1, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की, फिर 3.5 लाख वाली, वो सब लग्जरी सेगमेंट में या हाई एंड आता है। लेकिन एंट्री लेवल और रूरल मार्केट टू व्हीलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्री व्हीलर में क्या हो गया, जो ऑटो, जिसमें आप मुंबई दिल्ली में जो ऑटो में घूमते हैं उसको कहते हैं थ्री व्हीलर। इस थ्री व्हीलर सेगमेंट में एक बड़ा चेंज आ रहा है ईवी का। पहले डीजल से चलते थे, फिर उसमें गैस आ गई, सीएनजी चलने लगे, अभी ज्यादातर सीएनजी चलते हुए दिखेंगे आपको, ग्रीन कलर के होते हैं वो। अब थ्री व्हीलर ईवी बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये पूरे जो ऑटो का सेगमेंट है, सेक्टर है, उसका ये स्ट्रक्चर है। क्या इसमें ओईएम और एंसिलरी में कोर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है भाई? जैसे फोर्स मोटर है, वो इंजन भी बनाते हैं मर्सिडीज के लिए, तो क्या वो ऑटो एंसिलरी कंपनी है? या वो फुल्ली, उनकी एक गुरखा नाम की बहुत मशहूर गाड़ी है, या फोर्स की जो वैगन टाइप की गाड़ी आती है, वो गाड़ी भी है, तो उसको क्या माना जाए? तो एक कोर डिफरेंस समझ लेते हैं। रोल क्या है, जो ओईएम होगा वो फाइनल व्हीकल बनाएगा, एंसिलरी क्या होगी, वो कंपोनेंट बनाएगी। डिमांड क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर डिमांड होती है, यानी आप गाड़ी खरीदते हो तो मारुति के शोरूम में जाते हैं, आप मारुति के सप्लायर के शोरूम में नहीं जाते, जो विंडशील्ड बनाता है या जो स्टीयरिंग के लिए व्हील बनाता नहीं, या सीट कवर बनाता है, उसके यहाँ नहीं जाते। मयूर यूनिकोटर में आप कभी नहीं जाते कि मारुति गाड़ी खरीदनी, जबकि वो मारुति के लिए सीट कवर बना देते हैं। तो डायरेक्ट कंज्यूमर जाता है, वो ओईएम से डिराइव्ड होते हैं, यानी ओईएम से पीछे जो कहते हैं ना, बैक एंड पे जो लोग होते हैं वो है। मार्जिन का क्या डिफरेंस है इसमें? ब्रांड ड्रिवन है, जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी बढ़िया इसमें मार्जिन होगी।
और ये जो है प्राइस प्रेशर होता है ओईएम्स का। अगर ओईएम का ब्रांड बहुत मजबूत है, बढ़िया गाड़ी बिक रही है, तो एंसिलरी को भी बेटर मार्जिन मिलेंगे। लेकिन अगर उनकी गाड़ी एकदम एंट्री लेवल की है, सस्ती वाली है, मारुति 800 है या 800 की जो एडवांस वर्जन है या वैगन आर है, उसमें उसके जो सप्लायर होंगे उनके मार्जिन उतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो मास सेगमेंट में आ गया। सिक्लिकलिटी क्या है? ओईएम में सिक्लिकलिटी वेरी हाई। मैंने अभी बताया कि वो बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री, मानसून का असर, फेस्टिवल का असर, चुनाव के समय बड़ी एसयूवी खूब बिकती है। आप देखो ना, खूब सारी फॉर्च्यूनर बिकने लगती है, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्च्यूनर टाटा सफारी बिकती होंगी, तो उस समय सिक्लिकलिटी उसमें जाती है। ऑटो सैलरी में क्या, इवन मोर सेंसिटिव है वो, कि इधर तो सिक्लिकलिटी का असर हुआ, मतलब जैसे मान लो हल्की सी गाड़ी की डिमांड कम हुई, तो उसका इम्पैक्ट एंसिलरी में पहले आता है, क्योंकि जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर ओईएम है वो पहले ही उसको बताता है भैया गाड़ी कम बिक रही है, थोड़ा स्लो करो, इतना माल नहीं चाहिए। वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। प्राइसिंग पावर हाई है, ओईएम के पास प्राइसिंग पावर है, एंसिलरी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है, क्योंकि एंसिलरी डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो कमांड नहीं कर सकता, वो ओईएम को सप्लाई कर रहा है, और ओईएम जिस भाव पे लेगा आपको उसमें देना पड़ेगा, वो आपस में समझौता होता है। तो ये कोर डिफरेंस है। इस सेक्टर को जब आप ट्रैक करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑटो एंसिलरी ट्रैक कर रहे हैं या ओईएम ट्रैक कर रहे हैं। अब ओईएम का जो बिजनेस मॉडल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ओईएम का बिजनेस मॉडल, अभी आपने ओईएम सीख लिया, अब ओईएम आपको समझना, फिर बैक करके जाइएगा, लेकिन ओईएम आप समझ चुके हैं। ओईएम का बिजनेस मॉडल क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू एएसपी। एएसपी क्या है? एवरेज सेल प्राइस। एवरेज सेल प्राइस का मतलब गाड़ी कितने में बिकी उसका एवरेज सेल प्राइस इनटू वॉल्यूम, ये उनका रेवेन्यू है। फोकस कहां पे होता है? ब्रांडिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, फाइनेंसिंग पे। क्या मतलब है इसका? जितना बढ़िया गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, ब्रांड है। ब्रांड कैसे बनता है? माइलेज बहुत अच्छा है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत चिपक के चलती है हाईवे पे, मतलब मजा आ जाता चलाने में। 110 की स्पीड में चलो, गाड़ी स्विंग नहीं करती, चिपक के चलती, एकदम टायर जैसा लगता है सड़क के चिपके हुए, मजबूती चलती। तो परफॉर्मेंस से ब्रांड बनता है। आप चूंकि लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ कि फॉर्च्यूनर पे आप जाएंगे तो कितनी बढ़िया गाड़ी है वो, मतलब बहुत हाई एंड गाड़ी नहीं है, बहुत लग्जरी गाड़ी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी गाड़ी मानी जाती है हाईवे के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट नॉट कि दूसरी गाड़ियां कमजोर हैं, और बड़ी बड़ी, अब जैसे जी वैगन है मर्सिडीज की, क्या गाड़ी है, 2-2.5 करोड़ की आती है। तो ये सब ब्रांड है, तो ये कमांड करते हैं कि कितना हम कैसे बेचेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, डिमांड क्या होगी। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाड़ी खरीदना तो आदमी चाहता है, अब पता लगा डिस्ट्रीब्यूटर ही, डिस्ट्रीब्यूटर 500 किलोमीटर दूर है, अरे कौन लेने जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत हो गई तो फिर वहां जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे, डीलर कहाँ पे। और फाइनेंसिंग, देखिए गाड़ियां ज्यादातर, मतलब आप, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन रफली मान लीजिए कि 90% से ज्यादा गाड़ियां लोन पे खरीदी जाती हैं। लोन मतलब गाड़ी ऐसा नहीं है कि आपने 25 लाख की गाड़ी ली, 25 लाख का चेक काट के दे दिया, ऐसे ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। ज्यादातर गाड़ी फाइनेंसिंग होती है, इसलिए ऑटो फाइनेंस कंपनियां बहुत चलती हैं। हर बैंक ऑटो फाइनेंस वाले आपको बैठे मिलेंगे, तो गाड़ी फाइनेंस करते हैं। तो फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज कितनी अच्छी है, कितने अच्छे आपके टाइप्स हैं, उसका फर्क पड़ता है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है। आपका वेंडर प्री डिसाइडेड है, डीलर प्री डिसाइडेड है, बैंक के साथ प्री डिसाइडेड है, जो ऑटो एंसिलरीज है वो सब प्री डिसाइडेड है। तो हाई फिक्स कॉस्ट इसमें होती है इस बिजनेस मॉडल में। एंसिलरी में आप क्या जाएंगे, रेवेन्यू कहां से आता है? ओईएम से, क्योंकि ये तो उनके सप्लायर है। जितनी मर्सिडीज बिकेगी उतना ज्यादा मर्सिडीज का इंजन बेचोगे आप, तो वहां पे वो सप्लायर आ जाते हैं, इसलिए मार्जिन गिर जाता है, क्योंकि आप सेकेंड लेयर में है, डिपेंडेंट है। रिप्लेसमेंट मार्केट एक और होता है, यहां पे गेम हो जाता है। जब भी आपकी गाड़ी में कोई गड़बड़ होती है, तो आप मारुति के शोरूम में नहीं जाते हैं कि ये वाला पुर्जा खराब हो गया, तब आप जाते हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वाला जिस ब्रांड का आपने इक्विपमेंट यूज किया है, जो पार्ट यूज किया है, उसी ब्रांड का लगाता है, वहां पे मार्जिन एक्सपेंड हो जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट में आपका जो मार्जिन है वो हाई होता है, और उसका फायदा एंसिलरी को मिलता है। एक चीज और, जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 60% गाड़ियां वो होती हैं
जो लोग चेंज करते हैं, नए बायर 35-30-35% ही होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर जिसको कह लो, या एकदम जिसके पास कोई गाड़ी कभी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम बायर 30-35% मैक्स, 60 से 65% सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स बायर होते हैं जो गाड़ी चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। एक्सपोर्ट बेस्ट मार्जिन होता है, बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज एक्सपोर्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट, वहां पे इनका मार्जिन सिग्निफिकेंट होता है, और प्लस इनको करेंसी का भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि रेवेन्यू आता है डॉलर में। दूसरा क्या ट्रैक करना है आपको ऑटो इंडस्ट्री, जब आप ट्रैक करें तो आपको मंथली वॉल्यूम डेटा, देखो हर महीने सेल नंबर आता है, एवरी मंथ 1 तारीख को आप 1 से 2 के बीच में सारी कंपनियों के मंथली सेल्स नंबर आते हैं। तो ये सेल्स नंबर कौन जारी करता है? सीएम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। यानी जो जितने गाड़ी ओईएम्स के हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका एक संघ है, और ये संघ होलसेल नंबर बताता है कि इस महीने मैंने इतनी पीवी बेची, इतनी सीवी बेची, इतना एक्सपोर्ट किया, और गाड़ी वाइज डिफरेंशिएशन कि कौन से ब्रांड की गाड़ी हमने कितनी बेची, ये सब नंबर आता है फैक्ट्री डिस्पैच। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, अगर इसको मिस करेंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सीएम का डेटा ये कहता है कि फैक्ट्री से जो गाड़ी निकली वो उसमें सेल काउंट होगी। यानी सीएम का डेटा आपको ये बताता है कि फैक्ट्री गेट से ये ट्रक लद के गया, इसमें 20 मर्सिडीज गई, यानी हमने 20 गाड़ियां बेची। अब 20 गाड़ी कहां गई? 20 गाड़ी गई डीलर के यहां। डीलर कौन है? उनका एसोसिएशन है फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन। बहुत सारे जो एसोसिएशन, उनका एक फेडरेशन, इसको बोलते हैं फाडा। फाडा से भी आपको नंबर मिलता है एवरी मंथ, वो है एक्चुअल नंबर, क्योंकि डीलर ने जो गाड़ी बेची वो हमने आपने खरीदी। तो कस्टमर के पास जब तक आरसी नहीं कट गई तब तक वो गाड़ी बिकी हुई मानना एक भ्रम है। इसलिए सीएम का डेटा देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सीएम का डेटा फैक्ट्री डेटा है, बट फाडा का डेटा रिटेल डेटा की गाड़ी बिक गई, आपके नाम पे आरसी कट गई, आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया, दैट इज द नंबर। तो हमेशा जब आप ट्रैकिंग करें तो फाडा का नंबर देखें, तो आपको पता लगे कितनी गाड़ियां बिक रही हैं। लेकिन सीएम का नंबर देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों के बीच में एक साम्य होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। डिफरेंस बहुत मैटर करता है। सीएम दिखाता है कि सप्लाई क्या है, फाडा दिखाता है कि डिमांड क्या है। कई बार आपने सुना होगा लास्ट ईयर 2023-24 में फाडा वाले बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे कि साहब हमारे यहाँ गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, 75,000 करोड़ की इन्वेंट्री खड़ी हो गई, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने तो निकाल दिया, अब वो डीलर के यहाँ खड़ी है गाड़ी, बिक नहीं रही। अब डीलर बैंक से लोन लेता है उस गाड़ी की फाइनेंसिंग के लिए, गाड़ी फैक्ट्री वाला पैसा ले लेगा ना, तो अब वो गाड़ी डीलर के पास आ गई, अब डीलर का पैसा फंसा हुआ है क्योंकि आगे बिक नहीं रही है। तो इसलिए फाडा का डेटा इंपॉर्टेंट है, सीएम का डेटा इंपॉर्टेंट, तभी तो आपको पता चलेगा डिफरेंस कितना है। तो डिमांड और फाइनल सेल के नंबर का अंतर देखना बहुत जरूरी है कि बिक भी रही कि नहीं, क्योंकि केवल सीएम का डेटा देखेंगे तो वो डेटा कंफ्यूज करेगा आपको, रियल पिक्चर नहीं पता चलेगी। गाड़ी जब तक खरीद के सड़क पर नहीं आ जाए उसको सेल नहीं मानना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ सेगमेंट वाइज आप देखिए तो पीवी, सीवी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इन सब में आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसको आपको डिटेल बता देंगे। तो एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? प्रीमियमाइजेशन। जितनी प्रीमियम होगी वहां का एवरेज प्राइस ज्यादा होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा। मार्जिन इंपैक्ट कैसे होता है? स्टील प्राइस बढ़ गया, एल्यूमिनियम प्राइस बढ़ गया, कॉपर प्राइस बढ़ गया, रबर प्राइस बढ़ गए, करेंसी में फ्लक्चुएशन आ गया। अब आप देखिए आपकी जो गाड़ी होगी, कभी आप गौर करिएगा तो उसमें दो मटेरियल बहुत लगे होते हैं, स्टील और एल्यूमिनियम। ज्यादातर गाड़ी स्टील और एल्यूमिनियम से बनती होती है। मेन बॉडी स्टील की होगी, फ्रेमिंग वगैरह एल्यूमिनियम की होगी, व्हील्स वगैरह एल्यूमिनियम के होंगे, और कुछ कुछ जगहों पे कॉपर, बहुत नॉर्मल कॉपर, ईवी में कॉपर बहुत यूज होता है, नॉर्मल जो आइस इंजन जिसको बोलते हैं, कंबस्शन इंजन, उसमें कम यूज होता है, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम बहुत यूज होती है। प्लस रबर, टायर, 4 टायर लगे होते हैं, एक डिक्की में रखा होता है, 5 हो गए, तो ये टायरों में रबर है, इसका इंपैक्ट आता है। और करेंसी का, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बाहर से मंगाते हैं तो करेंसी इंपैक्ट आ गया। डीलर इन्वेंट्री डेज, जो मैंने आपको अभी समझाया फाडा और सीएम के डिफरेंस में, हेल्दी नंबर ये है कि 30 से 45 दिन की अगर इन्वेंट्री है तो ठीक है, क्योंकि वो चक्र बना रहना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए मारुति है, मान लीजिए 15-20 मॉडल है उनकी गाड़ी के। अब एक डीलर के यहाँ आप गए तो उसके यहाँ 20 मॉडल की 1 दर्जन कलर की गाड़ियां होनी चाहिए। अब यार इतनी सारी गाड़ियां वो आदमी कैसे रखेगा, लेकिन रखना पड़ता है। तो इन्वेंट्री का चक्र बना रहना चाहिए, ड्योड़ बनी रहे, जिसको अपने यहाँ यूपी में कहते हैं ड्योड़ बनी हुई है। उसके लिए 30 से 45 दिन का इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप मंगा के रखते हैं ना। मान लीजिए किसी ने कहा मेरे को काले रंग की गाड़ी चाहिए, तो आपने मंगा के रखी, काली बहुत बिकती है, सफेद बहुत बिकती है, फिर मेटेलिक कलर आजकल बहुत चलने लगे हैं। कई बार कोई गाड़ी लॉन्च होती है लेकिन स्पेसिफिक कलर बहुत चलता है। तो जैसे आपको मुझे ध्यान होगा, एक बार एक क्वालिस नाम की गाड़ी आती थी, उसमें ग्रीन कलर बहुत पॉपुलर हो गया था, ग्रीन कलर की क्वालिस बहुत बिकती थी। या जो सियाज गाड़ी आई थी मारुति की, उसमें नेवी ब्लू कलर बहुत चला था, क्योंकि उस ओरिजिनल कलर में उसमें लॉन्च हुई थी। तो ऐसे तरह तरह के कलर्स और इन्वेंट्री अगर 30 से 45 दिन की है तो हेल्दी है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब रियल डिमांड घट गई, बिक नहीं रही गाड़ियां। तो जब वो 75,000 करोड़ की इन्वेंट्री खड़ी हो गई थी, तो वो 2 महीने की 60 से 65-70 दिन की इन्वेंट्री हो गई थी। तो जब भी डिमांड गिरती है, इन्वेंट्री बढ़ने लगती है। पांचवा आपको देखना चाहिए मार्केट शेयर क्या है, किसी भी सेगमेंट में लीडर कौन है। मान लीजिए इसको प्राइसिंग हिसाब से आप ब्रैकेट कर लीजिए कि 5 से 10 लाख तक की गाड़ी है, तो उसमें लीडर कौन है, उसका मार्केट शेयर क्या है, उससे ऊपर क्या है। और आपने हमेशा देखा होगा हर गाड़ी में कैटेगरी बनी हुई है, हर कंपनी की उस रेंज की गाड़ियां आती हैं, उससे मार्केट शेयर और स्टॉक कैसे मूव हो रहा है ये आपको देखने को मिलता है। तो मार्केट शेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मान लीजिए देश में 100 गाड़ियां बिकती हैं, उसमें 40% मार्केट शेयर मारुति का है, और अगर वो ग्रेजुअली गिरते गिरते 30% पे आ गया, तो थोड़ी चिंता होनी चाहिए कि यार इस गाड़ी का माल अब उतना पॉपुलर नहीं रह गया। ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ हो मारुति में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो वैसे ही आपको मार्केट शेयर भी ट्रैक करना चाहिए। फिर पीवी में राइजिंग ड्यू टू पीवी की सेल्स, यानी पैसेंजर व्हीकल की, कारों की सेल्स कैसे बढ़ती है, एसयूवी की डिमांड, प्रीमियम गाड़ियों की डिमांड, और की प्रॉफिट ड्राइवर। एक चीज आपने गौर की होगी कि पिछले 5-8 सालों में प्रीमियम गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। यानी जो थोड़ा सा जिसको क्या कहते हैं एसयूवी कह लो आप, एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या इस तरह की जो बड़ी गाड़ियां होती, इनकी डिमांड काफी बढ़ी है, और ये प्रीमियमाइजेशन में आती है। तो इसमें मार्जिन बहुत अच्छा कंपनियों का बनता है, डिमांड बहुत है, और ये प्रॉफिट ड्राइवर है, क्योंकि जितनी महंगी गाड़ी बिकेगी उतना मार्जिन अच्छा होगा। अब ये एक बहुत बड़ा कंज्यूमर में बिहेवियरल शिफ्ट है कि अब आपको छोटी गाड़ी खरीदता हुआ आदमी नहीं दिखेगा। भले ही वो 1 साल 6 महीने रुक के खरीदे, लेकिन वो 10-12 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदता है। हालांकि अब तो मारुति वैगन आर भी 7-8 लाख की आ रही है, लेकिन आदमी, ये इंसान की अब सोच ये हो गई कि थोड़ा प्रीमियम गाड़ी खरीदे। तो प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में क्या ट्रेंड बदल रहा है उसको पकड़ना जरूरी है, और उसमें कौन सी कंपनी लीड कर रही है। मारुति की बार बार नाम इसलिए आता है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है। मारुति ने बहुत बाद में इस बात को रियलाइज किया कि अब जमाना बदल गया, अब लोग एसयूवी की तरफ जाते हैं। एसयूवी या एसयूवी से थोड़ी छोटी हैचबैक एसयूवी, मतलब थोड़ा सा लगे एसयूवी टाइप की, उन गाड़ियों में देर से एंट्री की उन्होंने। बाकी लोग इसमें बाजी मार गए थे। एमजी हेक्टर ने इसमें काफी बड़ी बाजी मारी, टाटा ने इसमें काफी काम किया, हुंडई जो है उसने बहुत काम किया इसमें। टू व्हीलर सेगमेंट में क्या आपको देखना है कि जो मास सेगमेंट है, 70-80-90 हजार वाली जो गाड़ी टू व्हीलर मिलती है बेसिक, वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। रूरल में बहुत चलता है वो। उसमें कौन लीडर है, कितना मार्केट शेयर है, क्या प्राइसिंग है उनकी। और फिर प्रीमियम बाइक आती है जिसमें बुलेट आप चलाते हैं, रॉयल एनफील्ड वाली, जो कि आयशर मोटर्स की है। तो अब बजाज की भी उसमें बहुत बड़ी आ गई, हीरो मोटो ने भी काफी बड़ी ली। तो मतलब एक तो सेगमेंट हो गया सब 1 लाख, एक सेगमेंट हो गया 1 से 1.5 लाख वाला, और फिर एक सीधे 2.5 लाख, 3 लाख, 1.25-2 लाख इस टाइप का सेगमेंट हो गया। तो ये दोनों में कैटेगराइजेशन देंगे। जैसे मास सेगमेंट में हीरो मोटो और होंडा लीडर है, कोई जवाब ही नहीं इनका। बजाज भी है, लेकिन ये दो टॉप में आते हैं। तो उसमें आप देखिए, बाकी टीवीएस की भी उस सेगमेंट में गाड़ी है। तो इन्वेस्टर को क्या देखना है, पैसेंजर व्हीकल में एवरेज सेल प्राइस और ये एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, फोकस। टू व्हीलर में क्या देखना है, वॉल्यूम,
कितने वॉल्यूम बिक रहे हैं ये आपको देखना है। तो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल के बीच में आपको कैसे सेगमेंटाइज करना, कैसे देखना है। पीवी कंपनीज कैसे बेनिफिट करती हैं, प्रीमियम मॉडल्स मैंने आपको पहले ही बताया, और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होती है। टू व्हीलर के पास मार्जिन कैसे बनता है, कमोडिटी कॉस्ट। देखिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव, अगर 80,000 70,000 की कोई टू व्हीलर बिक रही है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट बिक रहा है, तो अगर कमोडिटी प्राइस बढ़ेंगे तो तुरंत उस पर इंपैक्ट आएगा, उसमें दिक्कत आएगी। एक्सपोर्ट मार्केट अगर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ से टू व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस पर दिक्कत आएगी। सर्विस, स्पेयर पार्ट, सब प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। पीवी कैसे इंपैक्ट होती है, हाई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ गई तो उसमें दिक्कत आएगा। प्लस डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, कई बार बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट देते हैं कंपनियां, माल बिक नहीं रहा होता है तो डीलर लेवल पर डिस्काउंट, कंपनी लेवल पर डिस्काउंट, खूब सारा डिस्काउंट देके गाड़ी बेचती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्या बहुत डिस्काउंट में चल रही है, क्या इसका मतलब थोड़ा मार्जिन श्रिंक होगा उसका। डीलर की इकोनॉमिक्स समझिए आप। मैंने आपको बताया कि आप जो मार्जिन होते हैं डीलर के, वो उतने हाई नहीं होते हैं, क्योंकि सारा मार्जिन तो कंपनी ले जाती है, डीलर बेचारे को कम मार्जिन मिलता है। तो डीलर कोशिश ही करता है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचे, वॉल्यूम क्रिएट करे, लेकिन डीलर का असली फायदा होता है सर्विस में। 40, 50, 60% तक के मार्जिन सर्विसिंग में होते हैं। जब आप गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हैं तब उसका पैसा ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पे उसकी मार्जिन इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, पैसेंजर व्हीकल की इन्वेंट्री डेज 55 से 60, 50, 60 दिन हाई रिस्क में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, उससे डिमांड स्लो डाउन का पता चलता है, ओईएम ज्यादा माल पुश कर रहा है, माल बिक नहीं रहा है। टू व्हीलर में 10 से 15 दिन की हेल्दी सप्लाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा की अगर इन्वेंट्री खड़ी है तो दिक्कत है। पीवी में बिग सिग्नल क्या है, सप्लाई हैवी है। अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बढ़ गई है, इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं, तो प्रेशर आ रहा है और डिमांड गिर रही है। यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल, सीएम वर्सेस फाडा, ये हमने आपको एक बहुत डिटेल में भी बताया था, सिर्फ इसको रिहैश कर देते हैं। इन्वेस्टर इनसाइट का, जब आप एक इन्वेस्टर की तरह देखेंगे तो सीएम का डेटा बढ़ा है, खूब बढ़ के आ रहा है। सीएम हर महीने बता रहा है कि हम इतनी गाड़ी बेच रहे हैं, इतनी गाड़ी बेच रहे हैं, और फाडा का डेटा नीचे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया डेंजर है। तो दया को ये समझ जाना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। फाडा का डेटा ऊपर है तो रियल डिमांड आ रही है। ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। आपको गाड़ी या टू व्हीलर कंपनी या फोर व्हीलर कंपनी जब आप इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज उसकी बैलेंस शीट देखने से पहले सीएम और फाडा का जो मंथली डेटा आता है पिछले 1 साल का, उसको जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऑटो इंडस्ट्री चल कैसे रही है। रेगुलेशन और पॉलिसी का बहुत इंपैक्ट आता है। ईवी ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन भारत में हो रहा है। चीन में बिकने वाली लगभग हर तीसरी गाड़ी ईवी है। 60-70 लाख गाड़ी अकेले बीवाईडी बेचती है ईवी की, एक जो कि वहां की चौथी 5वें नंबर की बड़ी कंपनी है। तो ईवी का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भारत में भी हो रहा है। लगभग सभी लोग अब ईवी कार बना रहे हैं, चाहे जो कंपनी हो, सबके पास, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, मारुति हो, हुंडई हो, एमजी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, सिट्रियन हो, सब ने ईवी गाड़ी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि फ्यूचर इज ईवी। तो ये एक इंडस्ट्री डिसरप्शन है। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ईवी पोर्टफोलियो उस कंपनी का कैसा है। अगर वो ईवी ट्रांजिशन नहीं ले रहे हैं, अभी भी वो आइस इंजन पे चल रहे हैं, तो एक आपके लिए अलार्म होना चाहिए। ये ग्रो, अभी सेक्टर ये छोटा है बट बहुत तेज ग्रो कर रहा है, और बहुत सारे सप्लायर उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ईवी के आने से एक और बड़ा चेंज होगा, वो आप ध्यान रखिएगा, ऑटो एंसिलरी को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ईवी में बहुत पार्ट्स नहीं लगते हैं। अगर एक नॉर्मल गाड़ी में मान लीजिए 200 पार्ट्स लगे हुए हैं, तो ईवी में तो मुश्किल से 15-20 पार्ट होंगे। तो ऑटो एंसिलरी का एक बिगेस्ट चैलेंज है ईवी पेनिट्रेशन। लेकिन इसके लिए उन्होंने दूसरे काम शुरू किए, क्योंकि ईवी बेसिकली, ईवी का धंधा क्या है, जो एंसिलरी का धंधा क्या है, ऑटो एंसिलरी का धंधा है फोर्जिंग का। हमने एक ऐसी टेलरिंग मशीन लगा रखी है, आप शर्ट बनवाओ, पैंट बनवाओ, सफारी सूट बनवाओ, कुर्ता सिलवाओ, सलवार सिलवाओ, जो मर्जी करो, हम तो सब बना के देंगे। तो ऑटो एंसिलरी के पास एक लेवरेज है कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं तुरंत। तो वो, कोई चला गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने लगा, कोई एविएशन सेक्टर के लिए काम कर रहा है, तो वहां पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि ईवी आने के बाद से
ऑटो इंडस्ट्री में जो एंसिलरी पार्ट है उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। तो ये एक रेगुलेशन है। कल को सरकार ये कह दे कि नहीं नहीं अब हम दिल्ली में खाली ईवी ही चलने देंगे, तो आप क्या करोगे? तो पॉलिसी डिसरप्शन है। फेम सब्सिडी, जो सरकार ईवी एडॉप्शन के लिए तरह तरह की रियायतें देती है कंपनियों को कि आप अगर इतनी गाड़ी बेचेंगे तो उतनी इतनी सब्सिडी होगी। बीच में काफी बवाल हुआ था। सरकार एक पैरामीटर के तहत फेम सब्सिडी देती है, तो कुछ कंपनियों ने चाइना से माल लाए और उसको चिपकाए, संबल किया, बेच दिया। सरकार ने सब्सिडी रोक दी। भाई प्रॉमिस ये था कि आप बनाएंगे और बेचेंगे, आप तो बाहर से लाके असेंबल कर रहे हैं, तो फिर आपको सब्सिडी किस बात की दी जाए? तो ये भी एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि ईवी को बूस्ट करना चाहता है, खासतौर पे 2 और 3 व्हीलर में। पीएलआई स्कीम दी जा रही है, तो पीएलआई स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा कौन ले सकता है? ईवी कंपोनेंट वाली कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए। एमिशन नॉर्म्स पूरे रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सरकार ये चाहती है कि जब आप गाड़ी चलाएं, चाहे पेट्रोल से चलाएं चाहे डीजल चलाएं, तो पर किलोमीटर आप कितना एमिशन करते हैं, कितना कार्बन छोड़ते, कितना पोल्यूशन करते हैं, उसको बार बार मिनिमाइज करने के लिए ये रूल्स आ रहे हैं। BS6 मतलब एडवांस इंजन लगाइए, कम कार्बन उत्सर्जन कीजिए, ये एक रेगुलेशन है। और स्लोली स्लोली आप देखो ईवी की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्लीन फ्यूल वाली गाड़ी मानी जाती है। कॉस्ट और मार्जिन के ड्राइवर्स क्या है, ये भी आप समझ लीजिए जब आप सेगमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। तो स्टील एल्युमिनियम बिगेस्ट इंपैक्ट आता है, क्योंकि एक गाड़ी में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मेटल प्राइसेस में स्टील के प्राइस और एल्युमिनियम के प्राइस ऑटो इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट है। राइजिंग कॉस्ट, अगर ऊपर वाले जो दाम बढ़े, कॉस्ट बढ़ी, तो मार्जिन प्रेशर आएगा, क्योंकि गाड़ी के दाम आप हर रोज नहीं बढ़ा सकते। जब इवन गाड़ी के दाम बढ़ते हैं तो खबर आ जाती है मीडिया में कि भाई मारुति 1 तारीख से, या हुंडई 1 तारीख से, या टाटा मोटर्स 3 तारीख से गाड़ियों के दाम में 3% बढ़ोतरी करेंगे। ये खबर बनती है, चुपके से नहीं बढ़ते हैं। तो दाम बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे दाम बढ़ाओगे डिमांड पे इंपैक्ट आएगा। कि 10 लाख की गाड़ी है, 3% आपने उसमें बढ़ा दिया, तो 30,000 रुपए गाड़ी की कीमत बढ़ गई। 30,000 रुपए बड़ी रकम है। तो आप या तो अपने मार्जिन श्रिंक करोगे, या आपकी रोबस्ट डिमांड है तो आप बढ़ा दोगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसको इंपैक्ट करते हैं। करेंसी वीक रुपी है तो एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट में पेन आ जाता है अगर रुपया कमजोर है। वाइस वर्सा, अगर रुपया बहुत स्ट्रांग है तो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं होगा, इंपोर्ट में पेन नहीं होगा। तो ये करेंसी को आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी एक्सपोर्ट कर रही है। डिमांड ड्राइवर्स क्या है? मॉनसून, अच्छा मॉनसून, इसका मतलब 2 व्हीलर खूब बिकेंगे, ट्रैक्टर बिकेंगे, टीयर 2, 3, 4 सिटीज में गाड़ियां बिकेंगी। खास तौर पे रूरल डिमांड अगर बहुत अच्छी है तो 2 व्हीलर और ट्रैक्टर्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। राइजिंग मिडिल क्लास बहुत बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है। और अब शहरों में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गाड़ी प्योर नीड बेस्ड है, लेकिन अब वो उतनी लग्जरी भी नहीं है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको एक गाड़ी की जरूरत होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनफॉर्चुनेटली भारत में इतने अच्छे नहीं है। ये मैं सरकार की बुराई कर रहा हूं, किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं हैं, इसलिए भी मजबूरी में आपको कार खरीदनी पड़ती है। तो राइजिंग मिडिल क्लास के सामने एक चॉइस होती है, भैया एक पीवी खरीद लो, तो वो डिमांड को बूस्ट करती है। इंफ्रा साइकिल है, अगर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी सड़कें हो गई, बहुत अच्छी हाईवे हो गए, तो लोग गाड़ियां खरीदते हैं। अब जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना, अब प्रयागराज से मेरठ तक आपको जाना है, तो 11 घंटे का सफर आप 6, 7, 8 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। तो आपका मन करेगा यार गाड़ी से जाए, तो आप गाड़ी भी खरीदेंगे उसके लिए कि भाई हमारे लिए आसान है। या आपका व्यापार बढ़ रहा है, आप 100-500 किलोमीटर का ट्रेवल करते रहते हैं, तो आप गाड़ी खरीदते हैं। प्लस गर्मी से, बरसात से, जाड़े से, इन सब से आपकी सुरक्षा होती है। तो जो सीवी की डिमांड है वो गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी बूस्ट होती है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, गाड़ियों की डिमांड उतनी ज्यादा बिकेगी, थैंक्स टू पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लो कॉस्ट है। यहाँ पे एक चीज और साथ के साथ समझते चलिए कि हम लोग अभी उतनी अच्छी इंटरनेशनल लेवल की गाड़ी नहीं बना पाए। हमारे यहाँ BMW, मर्सिडीज लेवल की गाड़ी नहीं बनती है, ये फैक्ट है। इस उस लेवल की हमारे पास ना तो
इनोवेशन है ना टेक्नोलॉजी है, लेकिन लो कॉस्ट मॉडल के हम लोग चैंपियन हैं। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इवन सीवीपीवी में भी नंबर 3 हम लोग हैं। तो फोर्जिंग में, कास्टिंग में, कंपोनेंट्स में हमारे लिए एक्सपोर्ट की भयंकर अपॉर्चुनिटी है और सस्ता माल भी हम बना लेते हैं, हमारे यहाँ कॉस्ट कम है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए फिनिश ओईएम में हमारे यहाँ उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक जो हम लोग ऑटो इंसुलरीज हैं जो एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान देती हैं, वो ऐसी दुनिया की कोई कंपनी नहीं होगी जिसको सप्लाई ना करते हो। इवन मैं आपको बताऊं, गाजियाबाद की एक बहुत छोटी सी कंपनी रॉल्स रॉयस को भी अपना माल बेचती है। तो चूंकि उनको यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट आता है, वो लोग यहाँ बनवाते हैं, तो वो अपना स्पेसिफिकेशन दे जाएंगे, अपना फॉर्मूला दे जाएंगे, आपको खाली बनाना है। तो ऑटो इंसुलरी के लिए एक्सपोर्ट मार्केट इज बून, मतलब वरदान है ये। और इसीलिए हमेशा आप देखिए उनके मार्जिन काफी बेटर होते हैं। अब ईवी की बात समझ लें, एक रियलिटी चेक है। देखिए ईवी अपने अभी थोड़ी सी जिक्र किया है, बट ये बात आप ध्यान रखिए कि हर गुजरते हुए साल में ईवी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे चाइना में हुआ कि हर तीसरी गाड़ी ईवी की बिकती है, तो 40% मार्केट शेयर हो चुका है, वैसे ही हमारे यहाँ भी होगा। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में है, क्योंकि हमारे पास ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गाड़ी तो खरीद ली ईवी की, मिल जाएगी आपको, चार्ज कहाँ करोगे? आपकी सोसाइटी में क्या चार्जिंग इंजन लगा हुआ है? या आप हाईवे में जा रहे हो, अभी 500-700 किलोमीटर रेंज की मैक्सिमम गाड़ी आ रही है, तो और वो जो गाड़ी आ रही है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। उसकी उसमें ज्यादा 40% कॉस्ट तो बैटरी की है, और प्लस उसके लिए चार्जिंग इंफ्रा नहीं है। तो स्लोली स्लोली जैसे जैसे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा चार्जिंग वगैरह का, तो ये और तेजी से बढ़ेगा और कॉस्ट नीचे आएगी। बैटरी में बहुत इनोवेशन हो रहे हैं। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ईवी का पेनिट्रेशन पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ेगा, दुनिया में बढ़ रहा है। मल्टीपल रीजन है उसके। सस्ता पड़ता है, पर किलोमीटर की कॉस्ट बहुत कम आती चलाने में, आसान है गाड़ी, सिंपल है गाड़ी, खाली बिजली से चार्ज करो चल पड़ो, ऑटो कंपोनेंट्स बहुत कम लगते हैं, गाड़ी खराब बहुत कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स इसको पुश करने के लिए काफी है। तो कंपोनेंट शिफ्ट में क्या हो रहा है? आइस के पार्ट, आइस मतलब जो अभी इंजन हम लोग यूज करते हैं, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी की डिमांड बढ़ रही है। आप बैटरी की 2 कंपनियां देखिए, अमर राजा और एक्साइड, बहुत हमेशा फ्लेवर में रहती है। तो इसमें क्या है, विनर्स भी होंगे, लूजर्स भी होंगे। देखिए ईवी, जब भी कोई नया सेगमेंट आता ना, तो उसमें हर टॉम डिक एंड हैरी उस सेगमेंट में उतरना चाहता है, लेकिन हर आदमी उसका विनर नहीं बनेगा। तो कुछ कंपनियां अच्छा करेंगी, कुछ कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। तो ये एक हमेशा किसी राइजिंग सेक्टर का होता है कि चीजें ग्रो होती हैं, कुछ उसमें सर्वाइव विनर होते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ईवी सेगमेंट में ये बहुत तेजी से होगा आगे। फटाफट शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? लार्ज डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। अपॉर्चुनिटीज क्या है? ईवी ट्रांजिशन बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइजिंग मिडिल क्लास भारत का बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ग्लोबल आउटसोर्सिंग, दुनिया के लिए हम लोग काम करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। वीकनेस क्या है? हाईली सिक्लिकल इंडस्ट्री है, हाईली 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 सिक्लिकल है। मॉनसून खराब हो गया तो दिक्कत, फेस्टिवल के समय दिक्कत हो सकती है, या बहुत स्ट्रेच फेस्टिवल है तो दिक्कत है, और ग्रोथ कम हो रही तो दिक्कत है, सैलरी नहीं बढ़ी लोगों की इस बार तो दिक्कत। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच मेक्स इट सिक्लिकल। मार्जिन प्रेशर, कमोडिटी प्राइस दुनिया में तय होते हैं, भारत में नहीं तय होते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन पे हमेशा प्रेशर रहता है। थ्रेट क्या है? पॉलिसी चेंज। अब दिल्ली में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं ना, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था, उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी। तो पहले ये सब ब्लू लाइन और ये पता नहीं कौन कौन सी बसें चलती थी, ग्रीन सरकारी वाली थी, ब्लू लाइन प्राइवेट थी। अचानक से एक दिन सरकार ने ये अनाउंस किया कि अब यहाँ सिर्फ सीएनजी की बसें चलेंगी। अब ये एक बहुत बड़ा झटका था ऑटो कंपनीज के लिए कि अचानक से गाड़ी चेंज हुई, तो समय लगता है ना उस चीज को वापस आने में। तो पॉलिसी चेंज कोई भी हो सकता है, या अचानक से कोई, जैसे दिल्ली में तो पोल्यूशन का इश्यू रहता है, तो बोला था ना ये 10 साल से पुरानी ये गाड़ी नहीं चलाओगे, 15 साल से पुरानी वो गाड़ी नहीं चलाओगे। तो ये सब पॉलिसी चेंज, या BS6 BS7 इस टाइप के रूल्स बना लें, तो वो एक बड़े चैलेंज होते हैं। प्लस ईवी डिसरप्शन इज अ थ्रेट टू द ऑटो इंडस्ट्री। ग्लोबल स्लो डाउन हो गया मान लीजिए, तो सबसे पहले इसी में आता है। मैंने कहा था
ऑटो इंडस्ट्री में गाड़ी बिक रही है खूब सारी, खास तौर पे सीवी कमर्शियल व्हीकल की सेल अगर मंथ दर मंथ बहुत अच्छी है तो मतलब आपकी जीडीपी बहुत अच्छी है। तो वहां से भी जीडीपी गिरी तो गाड़ियों की बिक्री कम हो जाती, तो ऑटो कंपनी को नुकसान होता है। अब आप लोग कहते हैं कि नाम ले लेके बताओ, नाम ले लेके बताओ, तो चलिए हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल के लिए है, कतई किसी हालत पे ये रिकमेंडेशंस नहीं है, हमने कुछ पैरामीटर्स पे एग्जाम्पल पे इसको असेस करने की कोशिश की है। पैरामीटर पहला क्या है? डिमांड ड्राइवर। तो पैसेंजर व्हीकल में आप देखेंगे मारुति, एमएनएम, टाटा, हुंडई और बहुत सारी कंपनी है, जगह कम से कम ना लिखा है अर्बन प्लस प्रीमियम एसयूवी, ठीक है। टू व्हीलर में रूरल प्लस एंट्री लेवल, ये डिमांड ड्राइवर्स है। वॉल्यूम ग्रोथ में क्या देखना है? स्लोइंग इन शॉर्ट टर्म, तो अगर शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन आ रहा है तो आप पीवी पे इंपैक्ट देखेंगे। रिकवरी, रूरल डिमांड स्ट्रांग हुई तो बहुत स्मार्ट रिकवरी होने लगेगी। मार्केट शेयर स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर है, उसमें क्या होता है? मारुति हाईएस्ट पे चलती है, वहाँ की मार्केट शेयर बहुत बड़ा है इनका, तो डोमिनेट करती है। टू व्हीलर में फ्रेगमेंटेड है क्योंकि मास सेगमेंट है ना, 70-80 हजार की गाड़ियां, तो बहुत सारी अनलिस्टेड भी बिकती रहती हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस, दिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एवरेज सेलिंग प्राइस में जब आप जाएंगे तो हाई प्राइस है, राइजिंग प्राइस है, प्रीमियमाइजेशन है, उसका फायदा मिलता है इन लोगों को, और लो और मिड का फायदा मिलता है, यानी टिपिकल सेगमेंट में कितने अच्छी गाड़ी आप लाते हैं उसका फायदा मिलता है। डीलर इन्वेंट्री डेज हमने आपको भी एक्सप्लेन किया है, 50-60 दिन है तो रिस्क होने लगता है, उससे नीचे रहना चाहिए तो अच्छा है। वहां 10-15 दिन का है तो ठीक है, उससे ऊपर गया तो दिक्कत है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, ईवी डिसरप्शन, सिक्लिकलिटी और प्राइसिंग पावर। पीवी में हमेशा प्राइसिंग पावर स्ट्रांग रहती है, टू व्हीलर में प्राइसिंग पावर बहुत लिमिटेड होती है। पीवी में सिक्लिकलिटी मीडियम है, टू व्हीलर में सबसे हाई है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट रूरल है, तो जरा सा ही मानसून खराब हुआ तो गाड़ी नहीं बिकेगी क्योंकि वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट है वहां पे। इन्वेस्टर फ्रेमवर्क क्या है? अब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप यहां तक इस सफर में आए हैं तो अब इसको समझिए। आपको क्या क्या चेक करना है जब ऑटो सेक्टर आप ट्रैक कर रहे हैं? वॉल्यूम ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है या स्लो हो रहा है? मैंने आपको बताया वॉल्यूम कैसे चेक करना है, फाडा का डेटा देखना है, सीएम का डेटा देखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। अगर फाडा का नंबर बढ़ रहा है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, फाडा का नंबर गिर रहा है, सीएम का डेटा बढ़ रहा है, मतलब सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड नहीं है। तो आपको वॉल्यूम ट्रेंड देखना है, इंप्रूव हो रहा है कि स्लो हो रहा है। इन्वेंट्री राइज हो रही है कि फॉल हो रही है, इन्वेंट्री में कितना गाड़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि उसकी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, वो आपको देखना है। कमोडिटी कॉस्ट क्या चल रही है, खास तौर पे एल्युमिनियम और स्टील के प्राइसेस कैसे हैं, इस पर आपको नजर रखनी है। रूरल डिमांड कैसी है, मानसून कैसा है? मानसून अच्छा है तो टू व्हीलर डिमांड होगी, थ्री व्हीलर डिमांड होगी, ट्रैक्टर की डिमांड होगी। मानसून खराब है तो रूरल डिमांड पे दिक्कत आएगी। ईवी शिफ्ट, किस तरीके से अपने अपनी पोर्टफोलियो को ये कंपनियां ईवी शामिल करके बना रही हैं। आज की तारीख में हर कंपनी के पास ईवी मॉडल है और उसकी ग्रोथ फास्टेस्ट है। एंड टाटा मोटर्स ने कमाल किया है इस मामले में, डोमेस्टिक कंपनी है अपनी टाटा मोटर्स, इसने ईवी के इतने मॉडल झोंके हैं कि मतलब आज की तारीख में वो छाए हुए हैं, बाकी लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। अब ये सारे डेटा आपको हर महीने चेक करने हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर के इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, तो एवरी मंथ यू हैव टू चेक ऑल दीज 5 पैरामीटर्स, 5 फ्रेमवर्क। ऑटो सेक्टर इज नॉट अबाउट कार्स, इट इज अबाउट साइकिल्स, कंजम्पशंस एंड कैपिटल एलोकेशन। ये थीम वाक्य हमने इसलिए लिखा है कि केवल कार देख के, ब्यूटी देख के या बड़े अच्छे मॉडल देख के मत समझिएगा कि कंपनी भी बहुत अच्छी है, ये सेक्टर बहुत अच्छा है। ये सेक्टर का सिक्लिकल है, कंजम्पशन पे बहुत डिपेंड करता है, और कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन मतलब क्या है? कंपनियां जो अपना री इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो कहाँ कर रही है? इनोवेशन में कर रही है क्या, नए मॉडल में लॉन्च कर रही है क्या, ईवी एडॉप्शन में कर रही है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है क्या? ये कैपिटल एलोकेशन कैसे कंपनी कर रही है, इस पे बहुत हद तक चीजें डिपेंड होती हैं। तो ये थी दोस्तों ऑटो सेक्टर को ट्रैक करने की चर्चा। अब इसके साथ प्राइस मल्टीपल, ये सब चीजें बदलती रहती हैं,
तो वो आपको देखना है कि इंडस्ट्री का मल्टीपल क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है। अगर किसी का मल्टीपल बहुत ऊपर है तो वो क्यों ऊपर है? ये पैरामीटर तब आपको काम आएँगे, कि जब आप इसको देखें कि भाई ये गाड़ी, ये वाली कंपनी 45 के मल्टीपल पे क्यों बिक रही है? तो आप जो अभी तक आपने पढ़ा सीखा, उस पैरामीटर को अप्लाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएँगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा, काम का लगा होगा आपके। तो अगर ये आपको काम का लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। खास तौर पे जो नए निवेशक हैं, जो अभी सीख रहे हैं मार्केट, उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बेसिक से प्रो बनने की पहली सीढ़ी है, जो मैं आपको पकड़ा रहा हूँ। इसलिए हमारी भी मदद करिए और अपने डिसीजन को एनरिच करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए सेक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।